सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात, हमारा माइंड और हमारा अम्ब्रेला, ये दोनों ही सिर्फ तभी काम आते हैं जब ये खुले हों। अगर ये बंद हो तो ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बर्डन का काम करते हैं। ये कोड लिखा हुआ था जहाँ मेरा SBI PO का इंटरव्यू था। जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, वहीं टीचर्स के पीछे ये कोड लगा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा। एंड वो कोट उस वक्त मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगा कि इसी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ का जब मुझे अपना माइंड खोल कर मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी। मेरा इंटरव्यू कुछ ही देर बाद शेड्यूल था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा SBI PO का पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस किस तरीके से रहा, क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से करे गए एंड मैंने क्या क्या उनके आंसर्स करे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई नो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका या तो कुछ ही दिनों में SBI PO के जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं इंटरव्यू होगा, या फिर फ्यूचर में आप इंटरव्यू देने वाले होंगे क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा ऑलरेडी IBPS PO में सिलेक्शन हो चुका है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। एंड मेरा 3 अप्रैल को इंटरव्यू था। एंड इंटरव्यू मेरा था गुरुग्राम हरियाणा स्टेट बैंक अकेडमी के अंदर। सुबह सुबह 8 बजे कॉल लेटर पे लिखा हुआ था टाइमिंग, लेकिन हमें बुलाया गया था ईमेल करके 7:30 पे हमें पहुंचना था। हम 7:30 पर पहुंच गए थे, उससे थोड़ी देर पहले ही पहुंच गए थे। अब फिर हमारे पास एक टीचर आते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपका 9 बजे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे पहले ही शुरू हो चुका था, जितने बच्चे उस वक्त प्रेजेंट थे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने किया, काफ़ी अच्छे से किया। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अच्छे से चेक करे। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं था किसी के पास तो वो उनके लिए अंडरटेकिंग भरवा रहे थे। तो इस चीज़ के लिए मत घबराना कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पहुँच गए हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और 1-2 अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपसे वो अंडरटेकिंग भरवा देंगे, आपको वापस नहीं भेजेंगे। सो डोंट वरी। तो अंडरटेकिंग आप भर देंगे और आप अपना इंटरव्यू दे देंगे। इस साल 2023 में GD और GE अलग से ऐड किया गया है, क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से GD और GE दोनों ही नहीं हो रहे थे। एंड इस साल एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी SBI PO के सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड किया गया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट हमारा पहले ही हो चुका था, मतलब कि GD और GE और इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही, कम से कम 10 दिन पहले हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमें GD और GE के लिए भेज दिया गया। GD का मतलब है ग्रुप डिस्कशन और GE का मतलब है ग्रुप एक्सरसाइज। ये दोनों ही प्रोसेस 20 मिनट के होते हैं। 10 मिनट के लिए GD और 10 मिनट के लिए GE। हमारा जो GD का टॉपिक था वो था साइबर सिक्योरिटी, उसके चैलेंजेस एंड हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस। 1 मिनट हमें टॉपिक लिखने के लिए दिया था, फिर 5 मिनट हमें उसके बारे में सोचने के लिए दिया था, एंड देन 10 मिनट हमने उसके ऊपर डिस्कशन करा था। फिर GD ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद ही हमारा GE शुरू हो गया था। GE में हमारा जो टॉपिक था वो था बैन इन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये टॉपिक था। एंड उसके ऊपर हमारे पास 7 पॉइंट्स दिए थे और हमें उन 7 पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना था, मतलब कि हमें नंबर देने थे उन्हें 1, 2, 3। जिस तरीके से हमें लगता है पहले नंबर पे ये आना चाहिए, दूसरे नंबर पे कोई और पॉइंट आना चाहिए, उस तरीके से हमें उनको पॉइंट वाइज सेट करना था। और ख़ुद से करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं एंड देन 10 मिनट हमें उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए मिलता है। जो भी उसके GD के अंदर बैठे होते हैं उन सबको कन्विंस करना होता है कि क्यों हम इसको नंबर 1 पे रख रहे हैं और क्यों हम इसको नंबर 2 पर रख रहे हैं। इस तरीके से पूरा GE का प्रोसेस होता है। बहुत अच्छा, बहुत इन्जॉयबल मोमेंट वो था मेरे लिए, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा करने में। एंड हमें सिर्फ पहले डर लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कैसा एनवायरनमेंट होगा अंदर, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छा, हम ही जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और सब लोग बस बातें ही करते रहते हैं वहाँ बैठ के। एक इस तरीके का ही एनवायरनमेंट होता है कि एक दूसरे से एक टॉपिक हमें मिल चुका है और हमें बस उनसे सारे बच्चों के साथ बातें करनी है, क्योंकि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है आप इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोलना है आप हिंदी में बोल सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके उसको वहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। GD ख़त्म होने के बाद हमें भेज दिया गया इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। इंटरव्यू में मेरा नंबर 4 था। मेरे से पहले 3 बच्चों का इंटरव्यू हो चुका था और
जो इंटरव्यू था वो सारे बच्चों का ही एवरेज टाइम मतलब जो है वो 10 से 15 मिनट सभी बच्चों का चल रहा था। और फिर मेरा इंटरव्यू, जब मेरा नंबर आया, मैंने रूम के अंदर एंट्री करी। वो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब रूम काफ़ी साफ़ सुथरा, इतना रॉयल जैसी फीलिंग आ रही थी अंदर जाके। टीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से थोड़ा दूर दूर बैठे हुए थे। 4 मेल टीचर थे और 1 फीमेल टीचर थी, और एक चेयरमैन सर थे, दूसरी मैम थी कोई, एंड 3 सर थे। जो मैम और चेयरमैन सर थे वो थोड़े ओल्ड थे, बाकी तीनों सर ठीक ठीक एज के थे। और फिर सबसे पहले क्वेश्चन मेरे से चेयरमैन सर ने करा, ठीक है। तो अब मैं आपको सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से बताने वाली हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया चेयरमैन सर ने। चेयरमैन सर ने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि आपने अपना MBA कंप्लीट किया है, आप एक बार मुझे सब्जेक्ट्स बताइए कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो मैंने उन्हें अपने सब्जेक्ट्स बताए, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिलेटेड, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिज़ाइन थिंकिंग। एंड फिर मैंने कहा कि सर मैंने अपना MBA फाइनेंस और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के साथ कंप्लीट करा है, तो कुछ सब्जेक्ट्स फाइनेंस के जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर और डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरीके के मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा ओके फ़ाइन। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन आया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, क्या उन्हें मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, क्या वो बिना मार्केटिंग के चल सकते हैं। तो मैंने उनको आंसर किया कि नहीं सर, मार्केटिंग करने की काफ़ी ज़रूरत होती है, इधर इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्योंकि जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों को अवेयर करते हैं हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, तो लोगों का उन बैंक्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रस्ट मेंटेन होता है। लेकिन जब भी हम कोई सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, कभी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए तो हमें मार्केटिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, हमें मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन्होंने कहा कि मार्केटिंग करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसका आंसर मैंने कुछ इस तरीके से दिया कि सर जब हम मार्केटिंग करते हैं, मैंने एक बैंक के पर्सपेक्टिव से ही वहाँ पर आंसर किया था कि सर जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम हर सेक्टर को कवर करें, मतलब कि हम रूरल सेक्टर को भी और अर्बन सेक्टर को भी कवर करें। क्योंकि हम जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को सर्विस तो प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता कि उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि हम काफ़ी सारे केसेस देखते हैं, लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता होता, और लोगों को नहीं पता होता कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हम बैंक अकाउंट तो खुलवा देते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो उनके थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी देनी चाहिए लोगों को। तो जब मैंने ये आंसर करा, तो इस आंसर को करते वक्त मैंने एक साइबर सिक्योरिटी वर्ड बोल दिया था, और मैंने ये जानबूझ के बोला था क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी सारा डिस्कशन हम करके आ चुके थे, तो वो जो था मेरे माइंड में ऑलरेडी था, तो मैं चाहती थी कि उसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन करे जाएँ। फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि साइबर सिक्योरिटी आपने बोला, तो इसके बारे में कुछ बताओ, क्या होता है ये। तो फिर मैंने उसके बारे में काफ़ी अच्छे से, उस वक्त मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, तो मैंने बताया कि सर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मतलब कि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें ऑनलाइन सर्विसेज किस तरीके से अवेल करनी है। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉड लोग जो होते हैं वो लोगों का, जो इनोसेंट टैक्स पेयर्स होते हैं, उन लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, और काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि OTP शेयर करवाना या फिर लिंक पे क्लिक करवा के उनके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो इसके बारे में भी जब भी हम किसी का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, तो फिर हमें कोशिश करनी होती है कि हम उसी वक्त उनको इन चीज़ों के बारे में भी अवेयर करें, ताकि फ्यूचर में उनके साथ ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो। क्योंकि काफ़ी सारे हमने रूरल जो लोग होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उनको या तो अवेल ही नहीं करते हैं या फिर उनसे दूर रहते हैं। इस तरीके से कुछ मैंने उसका आंसर दिया। तो
ऐसा ही होता है, हम जब इंटरव्यू देते हैं तो हम जोन से वर्ड्स बोलते हैं वो उन्हीं को पकड़ पकड़ के हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सर का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप मुझे ये बताओ कि फिज़िकल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में अंतर क्या होता है। तो फिज़िकल डेफिसिट फिर मैंने बताया कि तो फिज़िकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये होता है हमारा फिज़िकल डेफिसिट। और जो ट्रेड डेफिसिट होता है मतलब कि जो हमारा इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो सर ने कहा बहुत अच्छे। फिर मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ने करा। मैम ने मुझसे बोला कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लो बैंक से रिलेटेड। तो मैं उस वक्त कंफ्यूज हो गई थी कि मैम प्रोडक्ट बोल रही हैं या फिर सर्विसेज के बारे में बोल रही हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने मैम से पूछा मैम बैंक का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या फिर कोई भी बैंक से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी आपके माइंड में जो भी आता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला कि मैम मैं यूपीआई को चूज़ करूँगी। तो मैम ने कहा ओके, आपको यूपीआई के ऊपर मार्केटिंग करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे। मतलब कि आपको जब आपके पास बैंक के अंदर कस्टमर्स आते हैं तब आपको उनको अवेयर करना है उससे रिलेटेड, तो आप उनको किस तरीके से करोगे एक बैंक ब्रांच के अंदर। तो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से दिया कि मैम जब भी कस्टमर्स हमारे पास बैंक ब्रांच के अंदर आते हैं तो वो एक क्यू बना के खड़े होते हैं सर्विस लेने के लिए। तो हम जहाँ पर भी लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम कुछ पोस्टर्स चिपका सकते हैं, वहाँ पर हम पोस्टर के अंदर जानकारी दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लिख सकते हैं उसके बारे में कि आप किस तरीके से यूपीआई सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। स्टेप हम लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं हम उनको भी डाल सकते, उनके बारे में भी हम अच्छे से लिख सकते हैं, और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं हम उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने एक पॉइंट में बताया था। फिर मेरा दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि मैम जब हम किसी पर्सन का बैंक अकाउंट खोलते हैं तो तब हम उनको यूपीआई सर्विसेज के बारे में उसी वक्त हम जानकारी दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, और हम साथ ही साथ जो बैंक्स की ऐप होती हैं उनके बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं कि आप उन बैंक्स के थ्रू भी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो जब मैंने ऐप बोला तो तब मैम ने मेरे से पूछा कि क्या एसबीआई की भी कोई स्पेसिफिक ऐप है। तो मैंने बोला यस मैम। तो मैंने उसका नाम बताया योनो ऐप। फिर मैम ने बोला कि जो योनो की फुल फॉर्म क्या होती है वो बताओ। तो मैंने बोला यू ओनली नीड वन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ योनो ऐप। फिर मैम का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो योनो ऐप होती है आप उसके थ्रू कौन कौन से सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप वो कुछ सर्विसेज के बारे में बताओ। तो मैंने फिर उसको कुछ पॉइंट्स में बोला कि मैम हम बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी हम एनरोल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी हम एनरोल कर सकते हैं योनो ऐप के थ्रू। फिर मैंने बोला कि कोई शॉपिंग करनी हो तो वो भी हम योनो ऐप के थ्रू शॉपिंग भी कर सकते हैं। सर बैठे थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करे। सर ने मेरे से पूछा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में बताओ। तो मैंने मनी मार्केट को एक्सप्लेन किया कि मनी मार्केट इज़ द मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़ is done for those securities who have maturity of less than 1 year, and capital market is the market where buying and securities is done for the securities which has a maturity period more than 1 year। एंड फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि मनी मार्केट के मैंने ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, और जो कैपिटल मार्केट है उसके एग्जांपल्स दिए, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब मैंने एग्जांपल्स दिए। तो फिर सर ने मुझसे क्वेश्चन करा कि आपने यूनिकॉर्न वर्ड सुना होगा बिज़नेस में, तो यूनिकॉर्न का मतलब बताओ। फिर मैंने सर को बताया कि सर यूनिकॉर्न हम उन कंपनीज़ को बोलते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन से अबव होती है। तो उन्होंने कहा ओके फाइन। फिर जो थे नेक्स्ट सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट सर ने मुझसे बोला कि आप बताओ कि आपने मार्केटिंग पढ़ा है अपने MBA में, तो आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करूँगा, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने सर को बताया कि सर जो मार्केटिंग है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और जो सेलिंग है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, वो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। मार्केटिंग
includes all the activities beginning from the generation of idea till the satisfaction of the customer is the marketing. And selling एक्टिविटी, जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो ही सेलिंग एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। फिर उन सर के बाद जो नेक्स्ट सर थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि जो रेगुलेटर है वो कौन है बैंक का। तो पहले उन्होंने बैंक मेंशन नहीं किया था, उन्होंने बोला कि रेगुलेटर कौन होता है, उन्होंने सिर्फ इतना बोला। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप बैंक्स के रेगुलेटर की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला यस, बैंक्स के रेगुलेटर के बारे में बताओ। मैंने उनको बताया सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, वही रेगुलेटर होते हैं ऑल द बैंक्स, फॉर ऑल द बैंक्स। उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर उन्होंने कहा कि जो मनी में मार्केट कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम मनी के अंदर मार्केट में हम मनी कंट्रोल करते हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में बताया कि सर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके थ्रू हम मार्केट में मनी कंट्रोल करते हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और फिर मैंने उसके टूल्स के बारे में भी बताया, रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब मैंने टूल्स मेंशन करे थे अच्छे से। फिर उन्होंने बोला कि आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में सुना है? तो मैंने कहा यस, मैंने सुना है। तो फिर उन्होंने बोला बताओ उसके बारे में। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि सर जब मार्केट में हमें मनी सप्लाई को बढ़ानी होती है तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और जब हमें मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी होती है तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, जिससे कि लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, और फिर जो पैसा होता है मार्केट में, जो एक्सेस मनी होती है वो RBI के पास चली जाती है। तो इस तरीके से मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करा। फिर उन्होंने बोला ओके वेरी गुड। फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने दोबारा से मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको चेन्नई में पोस्टिंग मिले तो क्या आप चले जाओगे? तो मैंने बोला यस सर, आई एम रेडी टू गो। तो उन्होंने बोला वेरी गुड। मतलब सारे टीचर्स ने एकदम से ऐसा बोला कि वेरी गुड वेरी गुड बस। तो इतना ही मेरा इंटरव्यू चला था। उसके बाद फिर उन्होंने बोला आप जा सकते हैं, और फिर मैं उठ के चली गई थी, आराम से गेट बंद करके बाहर आ गई। और फिर जो मेरे बाद बच्चे बैठे थे मैंने उनको भी मोटिवेट किया अच्छे से कि काफ़ी अच्छा हो रहा है इंटरव्यू, घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर इतना ही इंटरव्यू प्रोसेस हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट्स दिए, और हमने फिर लेने के बाद उन्होंने बोला कि आप चाहे तो जो स्टेट अकेडमी है आप उसको अच्छे से घूम भी सकते हैं, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने थोड़ा बहुत घूमा बाहर और फिर हम चले गए। ठीक है।